हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। आज हम करेंगे कंटिन्यू हमारे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 को। तो हमने रिसोर्सेज के टाइप, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड पैटर्न, फेलो लैंड, नेट सोन एरिया, इनके बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया, पेज नंबर 5। द यूज़ ऑफ लैंड। आज के प्रेजेंट टाइम में हम हमारी लैंड का जब यूज़ करते हैं तो वो फिज़िकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप और ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा, इन तरीके से हमारी लैंड को डिटरमाइन किया जाता है, बताया जाता है। ये कुछ जर्नल लैंड यूज़ कैटेगरीज दे रखी हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, बस रीड कर सकते हैं। ओके, सो टोटल जियोग्राफिकल हमारे इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। ठीक है, लैंड यूज डेटा जो कि है 93% अवेलेबल है टोटल जियोग्राफिकल एरिया में से। हमारे इंडिया में लैंड 93% अवेलेबल है टोटल जियोग्राफिकल एरिया में से, क्योंकि लैंड का जो है यूज़ वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होता है, असम को छोड़ के, क्योंकि अभी असम में पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। और बात करें तो कुछ एरियाज़ है जम्मू कश्मीर के जो कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखे, लेकिन उसको भी अभी सर्वे नहीं किया गया है। लैंड जो कि परमानेंट पेस्चर हैं वो भी कम हो गए हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फेलो लैंड्स आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। बहुत सारे ऐसे लैंड हैं करेंट फेलो लैंड्स के अलावा भी जो कि या तो पुअर क्वालिटी के हैं, ख़राब क्वालिटी के हैं, या फिर उनकी जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है उन लैंड की बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। ये लैंड्स कल्टीवेट होते एक बार या फिर 2 बार 2 से 3 साल में। अगर इनमें नेट सोन एरिया भी इंक्लूड होता है तो इनकी परसेंटेज जो होती है एनएसए की नेट सोन एरिया की, वो अबाउट 54% आती है। ठीक है, जो नेट सोन एरिया का जो पैटर्न है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का अलग अलग है। ओवर 80% टोटल एरिया पंजाब और हरियाणा में, और 10% लेस है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। फॉरेस्ट एरिया अगर हम हमारी कंट्री में बात करें तो वो 33% लेता है, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी उसमें आती है। तो इसको इकोलॉजिकल बैलेंस के मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल माना गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड जो कि इन फॉरेस्ट्स में रहते हैं तो उस पर डिपेंडेंट है। लैंड का बहुत सारा एक पार्ट वेस्ट लैंड में भी जाता है, या फिर हम उसे कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ऐसे लैंड जो एग्रीकल्चर यूजेस में नहीं होते, वेस्ट लैंड में रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज वाले आते हैं। लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में होते हैं, जिसमें सेटलमेंट्स, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री वगैरह ये सब आती हैं। लैंड का कंटिन्यूसली यूज़ करना काफ़ी टाइम तक बिना किसी प्रॉपर कंजर्व और मैनेज के लैंड डिग्रेडेशन वजह बन सकता है। इससे सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स क्या हैं अब इस चीज़ के, तो हमने अभी शेयर किया कि हमारी जो लैंड है पास्ट जनरेशन से हमने उसके आने वाले फ्यूचर जनरेशन में बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। 95% हमारी जो बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब चीज़ें लैंड से आती हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी सिर्फ लैंड की वजह से ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो पाती हैं, लेकिन हमें नेचुरल फोर्सेस को भी इतना वो एग्रेसिव नहीं कर देना चाहिए जिससे लैंड डैमेज हो सके। ठीक है, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन होगी तो हम ये सब काम कैसे करेंगे। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ये सब के सब सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं लैंड डिग्रेडेशन में। ठीक है, माइनिंग करेंगे तो भी लैंड डिग्रेडेशन होगा, अलग अलग चीज़ें होंगी, तो ये सब उसमें इंटरफेयर करती हैं। माइनिंग साइट्स जो होती हैं वो बाद में खाली पड़ी रहती हैं, वो साइट्स ज़्यादा काम करने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे से हो जाते हैं। माइनिंग करते हैं तो नीचे से हम ओर्स निकालते हैं तो वो बड़े बड़े गड्ढे से हो जाते हैं, फिर वो कोई भी काम के नहीं रहते वो लैंड। ठीक है, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है, डिफॉरेस्टेशन उनमें बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि माइनिंग की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें, क्योंकि माइनिंग्स करते हैं तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, तो उसको पूरा फिल करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा वो लॉस होगा। ठीक है, बात करें तो हम
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। ओवर ग्रेजिंग मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में इरिगेशन, ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। वाटर लॉगिंग हो जाती है जिससे वाटर में नमक की मात्रा मतलब सॉइल में नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और बेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं, बेस से मेरा मतलब है कि बेस जो हमने पढ़ा है ना एसिड बेस चैप्टर, तो वो वाली चीज सॉइल में बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। मिनरल प्रोसेसिंग जैसे कि लाइमस्टोन का ग्राइंड होना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। कैल्साइट और सोप स्टोन सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए, जिससे वो ह्यूज बहुत सारी क्वांटिटी में डस्ट जनरेट करते हैं एटमॉस्फेयर के लिए। और वाटर का इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस सॉइल के अंदर होना जो कि लैंड में बाद में सेटल डाउन हो जाता है। इन रिसेंट ईयर्स में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एज अ वेस्ट सामने आए हैं जिनका बहुत ही मेजर सोर्स पड़ा है लैंड पे, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है क्योंकि वाटर पॉल्यूशन भी कई पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होता है। ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लैंड डिग्रेडेशन को सॉर्ट आउट करने में, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। सो एफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ग्रेजिंग का हमें लैंड डिग्रेडेशन से बचा सकता है। शेल्टर प्लांट्स के शेल्टर बेड्स को प्लांट कर देना ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल कर सकता है। सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन करना, थ्रोनी बुशेस का बढ़ना, ये कुछ मेथड्स है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को एरिड एरियाज में चेकअप कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट, वेस्ट लैंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट होना, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखना, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस का, वेस्ट ट्रीटमेंट जो भी वाटर ट्रीटमेंट होता है उसके बाद जो वेस्ट होता है वो, उसकी वजह से तो लैंड हमारा रिड्यूस हो सकता है। तो वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज में भी ये चीज़ होती है। अब हम सॉइल एज ए रिसोर्स की बात कर लेते हैं। सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। प्लांट ग्रोथ के लिए मीडियम है जो कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट करता है। अर्थ पे सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। ये इसको काफ़ी साल बन जाते हैं सॉइल को वापस से रिफॉर्म होने के लिए। रिलीफ पेरेंट ड्रॉग, बैड ड्रॉग, क्लाइमेट वेजिटेशन और बहुत सारी लाइफ की फॉर्म्स और टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। बहुत सारे नेचर के बहुत अलग अलग फोर्सेज है जैसे कि टेम्परेचर में बदलाव, रनिंग वाटर का एक्शन, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटीज़, ये सब की सब सॉइल की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो होते हैं जो कि इक्वली सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है। सॉइल में ऑर्गेनिक यानी मैटर होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। फैक्टर्स के बेसिस पर सॉइल की फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब की सब उस पर रिस्पॉन्सिबल है। सॉइल इंडिया की अलग अलग टाइप्स में पाई जाती है। अब हम तरह तरह की सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात कर रहे थे तो इंडिया में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रील्स हैं, वेजिटेशन टाइप्स हैं। इन सब ने अलग अलग डेवलपमेंट में पार्ट दिया है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है। ठीक है। वहीं हम एलुवियल सॉइल को कंप्लीट कर लेते हैं आज, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है। तो एलुवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और इम्पॉर्टेंट सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है क्योंकि ये पूरे नॉर्थन प्लेन्स में पाई जाती है। ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर भी होती, 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर जो हैं इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये वहाँ पे भी पाई जाती है। ये सॉइल जो है राजस्थान, गुजरात में नैरो कॉरिडोर के थ्रू पाई जाती है। एलुवियल सॉइल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स में पाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल में बहुत सा इक्वल मात्रा में सैंड, स्लेट और क्ले का प्रोपोर्शन मौजूद होता है। जब भी हम इनलैंड्स में जाते हैं, रिवर वैलीज की तरफ जाते हैं, तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े साइज में बड़े होते चले जाते हैं। अपर रीचेज में, रिवर वैली के अपर रीचेज में स्लोप के पास में जो सॉइल है वो कोर्स है। इस सॉइल्स जो होती है वो कॉमनली अपेटमेंट प्लेन्स में पाई जाती है जैसे कि द्वार, काव, तेरई में पाई जाती है। इनके साइज के अलावा सॉइल जो है वो अपने एज के बेसिस पे भी डिस्क्राइब की जाती है। अगर एज की बात देखें तो एलुवियल सॉइल जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल का नाम है उसका भंगार, और नई वाली एलुवियल सॉइल का नाम है खदार। 2 एलुवियल सॉइल के नाम आए हैं यहाँ पे। ठीक है। ध्यान दीजिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल है भंगार और न्यू एलुवियल सॉइल है खदार। ठीक है। भंगार सॉइल में हायर कंसंट्रेशन होता है किसका? कंकर नोड्यूल्स का, खदार की वजह से। खदार से भी ज़्यादा
भगार में कंकर नोड्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ज़्यादा फर्टाइल होती है भंगार। ठीक है, एल्विल सॉइल पूरी फर्टाइल होती है। मोस्टली ये सॉइल में एडुकेट प्रोपोर्शन होते हैं पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम का, जो कि शुगर केन, पैडी, वीट और दूसरे सीरियल और पल्स क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है। इसकी हाई फर्टिलिटी की वजह से एल्विल सॉइल के जो कुछ रीज़न है वो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड है। सॉइल ड्राई एरियाज में बहुत ज़्यादा एल्कलिन है और प्रोडक्टिविटी होती है प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद और इरीगेशन के बाद। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एल्विल सॉइल। ठीक है, हम एल्युवियल सॉइल देखिए कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में आपको शो कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से हमारी एल्युवियल सॉइल है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है, आज का सेशन हम एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लैक सॉइल से स्टार्ट करेंगे। Thank you guys for watching this video. Like, share and subscribe to my channel, and please do watch the complete video to understand the complete chapter. Okay, so stay tuned for the next and last part. So bye bye everyone.